तो बेसिकली जो आज का वीसी रखा है वो इसीलिए रखा है सो दैट हम लोग थोड़ा सा जो अभी ये चल रहा है, मतलब अराउंड 45 डेज ही बचे हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पेपर वन की बात मैंने की हुई थी जिसमें ये सब बात कर ली थी कि किस तरह से टॉपिक अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो आज पेपर टू की बात करते हैं। ये बताना, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है। तो पहले कोई मुझे ये बताओ कि तुम लोग के दिमाग में क्या आइडिया है कि पेपर टू को किस तरह से अटेम्प्ट करते हो। भाई चंद्र प्रकाश तुम बताना। तो सर मैं तो मतलब उल्टे से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहले सर ग्रामर करता हूँ, मतलब लगभग 40 to 45 मिनट्स में। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था। उसके बाद में सर हम्म। कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद में हम्म। पैसे राइटिंग, उसके बाद में हम्म। रिपोर्ट, और फिर आर्ग्यूमेंट, और सबसे लास्ट में ऐसे ही ऐसे हाँ ठीक है, डिफरेंट। अच्छा तरीका है। किसी का कुछ अलग है इससे तो बताओ यार। किसी के दिमाग में कुछ डिफरेंट आइडिया है कि पेपर टू कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सीक्वेंस में, ये बताओ भाई मुझे, अलॉन्ग विद रीजन, ये बताओ। भाई कोई हैंड रेज करो। सूरज भाई तुम बताओ किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे पेपर टू। So I am thinking to attempt in a reverse of this. पहले grammar, then comprehension phases, last में HSI. ठीक है, सूरज ऐसा सोच रहा है कि पहले एसेस करेगा फिर आर्ग्यूमेंट, इस टाइप से बात कर रहे हो ना? No sir, reverse grammar पहले से. मतलब योर सीक्वेंस इज सेम एज दैट ऑफ चंद्र प्रकाश, इज दैट व्हाट यू आर Yes sir. सेइंग? Yes sir. ठीक है, समवन एल्स हु माइट हैव अ डिफरेंट आइडिया। कौन है भाई इसी में आज? और आनंद भाई तुम बताओ पेपर टू को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे। Sir, sir, I thought that first of all I should attempt the grammar portion, and रीजन भी बताओ कि रीजन क्या है इसका जो तुम बता रहे हो। रीज़न सर इसलिए क्योंकि उसमें फ्रेजल वर्ड्स आएंगे तो वो मैंने अच्छे से मतलब प्रिपेयर किए हैं। तो बस वो हम्म। ग्रामर को देखते ही मतलब या तो आएगा फिर या नहीं आएगा, वो बस ऐसा रहेगा उसमें। तो मैं ठीक है। फटाफट से उसको ट्राई करूंगा 30 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करके, उसके बाद में मैं जंप करूं अपने ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट और रिपोर्ट के लिए। ठीक है, देखो, मोर और लेस यू ऑल आर ऑन द राइट पेज। तो पहले जो मेरा लॉजिक वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तुम कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें यू शुड टारगेट जो छोटी एंड श्योर चीज है उसको टारगेट कर लो। तो वो ग्रामर है तुम्हारा। ग्रामर इसलिए कि या तो तुम्हें आता है या तो नहीं आता है। आता है तो तुम उसको तुरंत ही कर ले जाओगे। ठीक है, तो नंबर वन पे यू शुड टारगेट ग्रामर। एंड ग्रामर को भी करने के लिए यू शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स आई वुड से, क्योंकि बहुत शॉर्ट है, कुछ ज़्यादा दिमाग देना नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। तो ग्रामर 10 मिनट 12 मिनट में कर लो अपना जितना भी है, और ये हो जाता है। ठीक है, और एक बार ग्रामर कर लिया है तुमने, देन सेकंड ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें तुम्हें कम दिमाग लगाना एंड मैकेनिकली अप्रोच करना है। सो वो वाला पोर्शन है तुम्हारा, वो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, राइट? ठीक है, इसमें भी जैसे हमने प्रैक्टिस किया हुआ है कुकी कटर अप्रोच है, कुछ नहीं, फास्ट रीडिंग देनी है, स्लो रीडिंग देनी है, मार्क करना है, क्वेश्चन देखना है और फिर लिख देना है इसको। तो सेकंड नंबर पे यू शुड ट्राई कि तुम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लो। एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने के लिए यू शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स इन एनी केस। ठीक है, तो इसके लिए 20 मिनट्स रख लो। अब देखो इसमें होता क्या है, ये मैं जो लिख रहा हूँ ना टाइम यहाँ पे, इसको नोट करते जाना साथ में, दिस इज योर अपर लिमिट। ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारे आंसर एक ही जगह पे दिए हुए हैं, तो तुम पैसेज को 15 मिनट में भी कर ले जाओगे। बट डू नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। उसका क्या रीजन है कि अगर ऐसा करोगे, किसी चीज में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो फिर आगे तुम्हारा टाइम वो खराब करेगा। ठीक है, तो जब तुम्हारा पैसेज हो जाता है, इसके बाद बेटर क्या है कि तुम प्रेस ही कर लो एक बार। ठीक है, बिकॉज प्रेसी में भी सेम ही अप्रोच है, तुम्हें फास्ट रीडिंग देनी है, स्लो रीडिंग देनी है, आइडियाज मार्क करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। प्रेसी के लिए भी यू शुड टेक अराउंड 20 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो टाइम लिख रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। तो अभी जब तुम्हारे पास यू हैव अराउंड मोर देन 1.5 मंथ्स लेफ्ट विद यू, तो
इनका प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। 2-2 प्रैक्टिस मैंने कराई थी, प्लस तुम लोग किसने किसने अलग से प्रैक्टिस किया है पैसेज एंड प्रेसी, बताओ अपने आप से जिसने किया हो। भाई कोई तो हैंड रेस कर दो। ठीक है, आनंद ने किया है, गुड। जिसने नहीं किया भाई कर लो, बिकॉज तुम्हारा टारगेट क्या है कि पैसेज और प्रेसी इन सब से, रिपोर्ट से टाइम सेव करोगे। तो जो यहाँ पे टाइम तुम्हारा बचेगा ना, ये 20-20 20-20 मिनट्स में से, तब तुम टाइम दे पाओगे अपना ऐसे राइटिंग में अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि यहाँ पे टाइम जितना हो सके सेव कर लो। और इसके बाद तुम करना रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आई हैव सेड कि भाई यू शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स फॉर बोथ द रिपोर्ट्स, मतलब 10+10 टाइप से। ठीक है, इसके बाद तुमने रिपोर्ट कर लिया है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में भी सेम है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर यू डोंट हैव टू फ्रेट, सीधा टू द पॉइंट लिखना है। जो भी चीज है उस पर डायरेक्टली लिख लोगे तो रिपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद यू शुड अटेम्प्ट आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए यू शुड टेक 35 to 40 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, बिकॉज 20+20 अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा। और लास्टली तुम्हें करना है अपना ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में 20 into 4 कर लोगे तो 80 मिनट्स आ जाएगा। अभी टोटल टाइम देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 180। बट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो टाइम दिया है 10 20 20, ये सब मैक्सिमम लिमिट है तुम्हारा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे यू विल डू इन लेसर देन दैट टाइम जो भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है इसमें या कोई बेटर आइडिया तो बताओ मुझे। भाई किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो इसमें। नहीं है तो सुनो, अभी तुम्हारा क्या अप्रोच होना चाहिए कि जो ऊपर वाली ये चीजें हैं रिपोर्ट राइटिंग तक 10 20 20 20, ये अराउंड हो रहा है 70 मिनट्स। ठीक है, और ये जो नीचे है ये हो रहा है 120 मिनट्स। तुम्हें कोशिश ये करनी है कि इस 70 मिनट्स को जितने कम टाइम में कर पाओ। ठीक है, वहां से टाइम तुम्हें कहां पे देना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एंड ऐसे में। बिकॉज जिसने भी ऐसे राइटिंग सिंसियरली की है उसको पता है कि अगर वो 2 मिनट में भी ऐसे प्लान करके अगर लिखेगा, ही कैन राइट अ बेटर ऐसे। तो सीधा सा बात है कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होगे एंड वहां पे तो रश में रहोगे पूरे टाइम, तो जो पोर्शन तुम्हें इजी लग रहा है, जो पोर्शन यू थिंक दैट यू कैन डू वेरी वेल, डू नॉट टेक मच टाइम इन दैट। ऐसा नहीं करना है कि ओके प्रेसी राइटिंग तो मैंने मास्टर कर ली है तो बहुत ईजी है, तो अब मैं आराम से 20 मिनट्स में करूंगा। इस माइंडसेट के साथ मत जाना वहां पे। कोशिश ये करो कि जो भी क्वेश्चन देख रहे हो एज सुन एज पॉसिबल जितना कर सकते हो उसको कर लो। और अगर तुम ये वाला पूरा पोर्शन खत्म करके आ जाते हो ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, एंड यू सी कि यू स्टिल हैव अराउंड 2 hours या फिर मे बी 110 मिनट्स लेफ्ट, तो यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन इन द एग्जाम। ऐसे राइटिंग में भी क्या होगा, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी क्या होगा, सारे ऐसे तुमको अच्छे से नहीं आएंगे। कुछ ऐसे ऐसे होंगे जो तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए होंगे, बढ़िया से याद होगा, कंटेंट तैयार होगा, या फिर पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो वेरी गुड। कुछ ऐसे इस टाइप से होंगे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे। तो उस केस में क्या करना है कि तुम्हें प्लान करके अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे यू विल टेक सम टाइम जो तुम यहाँ से सेव कर रहे हो। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जो चीज आती है उसको डू नॉट टेक फॉर एवर टू डू दैट। जो चीज आती है उसको तो और जल्दी खत्म करके चले जाना, जो पोर्शन में जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है वहां पे उसको अटेम्प्ट करने के लिए। और जब ग्रामर अटेम्प्ट कर रहे हो बी वेरी श्योर कि जो क्वेश्चन तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट आता है उसको तो कर ले जाना। जो लग रहा है नहीं देखा हुआ नहीं आता है तो उसमें टाइम मत वेस्ट करना बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सही भी कर लोगे एक ही नंबर मिलना है। तो कोशिश ये करो कि जो चीजें आती है उसको फास्ट फास्ट कर लेना है। तो अभी ये बताओ, ये सबको क्लियर है क्या जो मैंने अभी बात की है अटेम्प्ट सीक्वेंस वाला पेपर 2 के लिए? किसी का कोई पॉइंट है या कुछ बताना चाह रहा है इसमें भाई तो बता दो मुझे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। डाउट है किसी को कुछ? नहीं है आई गेस। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताओ कि ग्रामर किसने किसने प्रैक्टिस शुरू नहीं की है अभी तक, ये बताओ पहले मुझे।
चंद्र प्रकाश ने, आई एम आस्किंग जिसने शुरू नहीं किया है ग्रामर की प्रैक्टिस। ठीक है, चंद्र प्रकाश, हर्ष, अनमोल, आगे कौन है? ओके फाइन भाई, देखो ग्रामर अगर कर रहे हो, पहले भी मैं बता चुका हूँ, और इसको तो लाइक ट्रीट इट एज द लास्ट रिमाइंडर। क्या करो भाई, पीवाईक्यूज ले लो, पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितना भी मिल जाए उतना अच्छा है, ठीक है। और एक टॉपिक उठा लो बस उससे, कोई एक ग्रामर की बुक रख सकते हो। ग्रामर की बुक नहीं भी है तो यू कैन यूज चैट जीपीटी या फिर गूगल सर्च से भी तुम्हारा बढ़िया हो जाती है ग्रामर, ठीक है। और तुम उठाते हो, जैसे लेटर से पीवाईक्यू उठाया हुआ, उसमें तुम्हें दिखता है एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो क्या करना है कि एक्टिव पैसिव वॉइस को अपनी ग्रामर बुक से पढ़ लो बस अच्छे से, एग्जांपल्स देख लो, और फिर पीवाईक्यू में जहां जहां तुम्हें एक्टिव पैसिव वॉइस दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो। दिस एक्सरसाइज विल टेक हार्डली 30 मिनट्स फॉर वन टॉपिक। आधे घंटे 20 मिनट में एक टॉपिक तैयार हो जाता है ग्रामर का ऐसे ही, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, तो इसको कर लो। दिक्कत कहाँ आती है, जो चीजें ज्यादा टाइम लगाती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स को कैसे तैयार कर पाओगे? उसका क्या तरीका है यार, कि जो क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे दिखते हैं कि ईडियम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, इनको जो भी तुम्हारी ग्रामर की बुक है उसमें मार्क कर लो और थोड़ा थोड़ा देखते रहो डेली, 10-10 फ्रेजल वर्ब्स करके, कि ठीक है समझ में आ जाए कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं। अगर वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं है तुम्हारी, तो वो जो होमोनिम्स वगैरह आते हैं वो तो अभी ऑब्वियसली इस टाइम पे तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें थ्रू आउट अच्छा वोकेबुलरी चाहिए रहता है। बट एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो देख ही लेना जितना हो पाए। तो ग्रामर पोर्शन करने का यही है कि भाई एक्टिव पैसिव, सिंपल कंपाउंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, जितने भी ऐसे टॉपिक्स दिख रहे हैं इसको कर लेना यार प्रैक्टिस अच्छे से। किसी को अगर टॉपिक का लिस्ट चाहिए तो बताओ मुझे, कि सर टॉपिक का लिस्ट दे दो जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो तो वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन ऐसे कर लो, हार्डली अगर तुम डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करोगे ग्रामर पोर्शन को तो कंप्लीट हो जाएगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ, लेकिन डेली कर लेना है इसको। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो अभी देखो, अभी तक जो हमारा प्रोग्रेस चल रहा है, व्हाट वी हैव डन इज कि पेपर 2 का हमने डिस्कशन पूरा कर लिया है, ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेसी। ग्रामर तो खुद से ही प्रैक्टिस करना है, तो इट डजंट मेक सेंस कि ग्रामर में अलग से कोई क्लास वगैरह लूँ उसकी। तो पेपर 2 इज कंप्लीट नाउ मेरी तरफ से, बिकॉज ग्रामर का भी मैंने बता दिया है आज। तो टेक नेक्स्ट 1 मंथ, उसको रेगुलरली करते रहो, एंड ग्रामर में अच्छा रिटर्न आता है जितना भी एफर्ट करोगे, तो सीरियसली करना है इसको। इसके बाद बचता है पेपर 1। ज्योग्राफी का टेस्ट मुझको लेना था, बट वो मैं इसलिए नहीं ले पाया कि वो जो टाइप करता है उसका खुद का एग्जाम था लास्ट वीक, और रेलवेज वगैरह कोई एग्जाम था, तो वो टाइप नहीं कर पाया है। तो ज्योग्राफी का प्लस अदर टॉपिक्स के 2 पेपर सेट किए हुए हैं मैंने, बट जितनी जल्दी हो जाएगा तो आई विल होल्ड द टेस्ट। और अब बचता है तुम्हारा पेपर 2 का वीकली प्रैक्टिस एंड फुल लेंथ पेपर्स, ठीक है। तो आई विल गिव 1 और 2 मोर वीकली प्रैक्टिस, और उसके बाद हम लोग फुल लेंथ पेपर्स लगाते हैं पेपर 2 के, जिसमें थोड़ा सा आई विल इंक्लूड ग्रामर आल्सो। तो ग्रामर प्रैक्टिस शुरू कर दो अभी से। और इफ समवन इज फेसिंग एनी इश्यूज रिलेटेड टू प्रिपरेशन, तो वो मुझको बताओ अभी, किसको किसको कुछ भी इशू आ रहा है या ऐसा लग रहा है कोई पोर्शन छूट रहा है, हाउ टू टैकल दैट, या फिर क्या करना चाहिए इस टाइम पे। बताओ भाई, है किसी को कोई डाउट वगैरह? अदरवाइज आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। नहीं है, ओके फाइन। भाई आनंद बताओ, तुम इस टाइम पे क्या अप्रोच है तुम्हारे प्रिपरेशन का, क्या कर रहे हो आजकल? सर ऐसा तो मतलब कुछ नया तो नहीं किया हुआ अभी तक, बस वही हम्म। वापस रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा। मुझे थोड़ा लगता है कि मैं जो है इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा सा वीक, लोअर एंड चलता है, तो फिर मैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को। हम्म। और बाकी सर बायोलॉजी अगेन मैंने एक बार रिपीट कर लिया, इकोनॉमिक्स का केमिस्ट्री मैंने देख लिया, फिजिक्स देख लिया, पॉलिटी भी एक बार रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस भी लगा लिए। हम्म। अच्छा, इकोनॉमिक्स और मैथ्स थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे डाउनग्रेड देता है, फील करवाता है, तो मैं उसी को बस वापस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, बस सर। तो भाई मैथ्स में जनरली, जैसे लास्ट ईयर का तो पेपर किया होगा, मैथ्स में कैसा रहता है तुम्हारा स्कोर? कर लेते हो क्वेश्चन या दिक्कत आती है? सर कुछ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती है, बाकी ठीक ठाक हो जाता है।
कुछ क्वेश्चन में तो दिक्कत रहेगी यार, वो उतना देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखो एक्सेप्शनल चीजों को लेके परेशान मत होना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो एवरेज चीज है, जो जनरल चीज है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसमें यू शुड नॉट गो रॉन्ग। हमेशा दिमाग में रखो, मैथ्स में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम 15 और 15 कर ले जाओ। 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 क्वेश्चन कर ले जा रहा है तब तो बढ़िया है। बट अब वो अगले 2 3 4 क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो जाना कि यार ये कैसे होगा, इसके तो पीछे पड़े हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन डेलिबरेटली होते ही ऐसे हैं, दे आर मेंट टू वेस्ट योर टाइम, वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है उनका। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना एक, जैसे बताया हुआ मैंने कि पेपर वन को अटेम्प्ट करने का सब लोग एक सीक्वेंस बना लेना, कि ऐसा तो मत करना कि यार कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे पड़े हो, नहीं ये तो मैं करके रहूंगा। ठीक है। और जहां तक साइंस की बात है भाई, 12th वगैरह कुछ पढ़ा है साइंस में या नहीं पढ़ा है, क्या किया है? सर 12th की जो बायो है उसमें लास्ट के 2 से 3 चैप्टर है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसमें सर हम्म। वो रोटरडेम कन्वेंशन वगैरह वो सब मतलब दिए हुए हैं, कन्वेंशन वगैरह काफी बार फ्रिक्वेंटली मतलब यूपीएससी में पूछता भी है वो। तो सर मैंने वो किए हम्म। हैं कुछ। और इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ मतलब टर्म्स होते हैं, जैसे इकोलॉजिकल हम्म। निच क्या होता है, ये सब मतलब मैंने इन्वायरमेंट के टर्म्स मैंने ये अच्छे से देखे हैं। और मतलब वो पूरा अच्छे से चैप्टर किया है मैंने, इन्वायरमेंट से अच्छे से मैंने अच्छा, एक प्रिपेयर किया बार था मुझे सर इसको। बताओ कि कितने लोग हैं जिनका 12th साइंस आई था, एक बार हैंड रेज करो अपना। ठीक है, काफी लोगों का है। तो देखो यार, जिसको साइंस का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, हु डज नॉट फाइंड 11th एंड 12th साइंस वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, एक काम यार ये कर लो, देखो 9th 8th 9th 10th का साइंस सभी कोई पढ़ता है एनसीईआरटी से। जिसने नहीं पढ़ा है तो योर सिलेक्शन इज इन डाउट, अभी टाइम है, पढ़ लो भाई 9th का और 10th का एनसीईआरटी। 11th और 12th का क्या कर सकते हो यार सभी के लिए वैसे, एंड स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने साइंस से किया हुआ है 12th, केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का साइंस बुक्स उठाना, और जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग से लिखते हैं, मतलब जिसमें वो साइंटिस्ट का नाम, उसका डिस्कवरी, कोई एप्लीकेशन बता रहे हैं, बस ये वाला इन्फॉर्मेशन ले लो। नो नीड टू नो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वो इंटीग्रल क्या होता है, ये सब कुछ नहीं देखना है। जहां जहां पे भी तुम्हें फैक्ट मिल रहा है, फैक्ट्स मिल रहे हैं, डेट्स मिल रही हैं, साइंटिस्ट के नाम, डिस्कवरीज, एप्लीकेशंस, ऐसी चीजों को 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से भी पढ़ लो। फॉर दोस हु आर कंफर्टेबल विद साइंस, जिसको ऐसा लगता नहीं साइंस तो यार मेरे सर के ऊपर से उड़ जाती है, कुछ समझ नहीं आती है, he does not need to conduct this exercise. But those who think they have mastered 9th and 10th का साइंस एंड they want to go a step further कि नहीं मुझे साइंस और स्ट्रॉन्ग करना है, तुम लोग ये काम कर सकते हो। क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जो 9th एंड 10th में नहीं है, बट यू आर एबल टू फाइंड इट इन द एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th, तो दिस इज वर्थ दैट एक्सरसाइज, कर लो इस काम को। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। आई गेस कि अगर इफ डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो 3 4 दिन में 11th ही खत्म हो जाएगी, 3 4 दिन में 12th ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के इसको कर लो। और मीनवाइल क्या कर सकते हो कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना सकते हो, मतलब A4 शीट्स पे बस बनाते जाओ जो जो दिख रहा है, बस फैक्ट्स, साइंटिस्ट, डिस्कवरीज, एप्लीकेशंस, इतना काम कर लोगे तो मतलब साइंस सॉलिड प्रूफ तैयार हो जाएगा, जो स्टैटिक पोर्शन है। इसके बाद बचता है तुम्हारा करंट अफेयर्स वाला साइंस का, इन सब का पोर्शन। तो विजन आइस का मंथली मैगजीन कौन कौन पढ़ रहा है अभी भी, ये बताओ, या रोक दिए लोगों ने? जो भी पढ़ रहा है यार, अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। और करना क्या है कि ऑब्वियसली तुमने पीछे का पढ़ लिया होगा, और जो फ्रेश मंथ्स के हैं वो तो इतना जल्दी अपडेट करेंगे नहीं, तो क्या करो कि रिवीजन उनका स्टार्ट करो पीछे से, ठीक है। और रिवाइज ऐसे करना है कि यू आर मोर फोकस्ड ऑन द पेपर वन पार्ट, कि पेपर वन का तुम्हें तैयार करना है। तो उसमें से भी ऑलरेडी तुम लोग ने हाईलाइट करके रखा होगा। कोशिश ये करो कि जितने बार भी वो फैक्ट्स फिगर्स है ना तुम्हारी आंखों के सामने से, यू हैव टू रन देम थ्रू, तो उसको बार बार देखते रहो, ठीक है। तो वो पेपर वन के लिए भी तुम्हारा तैयारी करवा देगा, मतलब जो भी फैक्ट्स और ये सारी चीजें हैं। जो तुम्हारा स्टैटिक का अब रिवीजन वाला पोर्शन बचता है, तो उसमें जो मुझे अप्रोच बेटर लगता है वो यार ये कि इंस्टेड ऑफ, क्योंकि एग्जाम इज जस्ट सो क्लोज कि इट डज नॉट मेक सेंस कि तुम 3 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो,
तो एक तो तुम्हारा ग्रामर हो गया, तुम डेली पढ़ रहे हो, एक साइंस हो गया, इसके अलावा जस्ट टेक वन बिग सब्जेक्ट ऑफ पेपर वन। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी उठा लो और कोशिश ये करो कि इसको 2 3 4 दिन रिवाइज करके खत्म कर दो। तो क्या होगा तुम्हारा कि जैसे तुमने अभी लेटर से किसी का स्पीड अच्छा है एंड ही इज एबल टू फिनिश पॉलिटी इन लेटर से 3 to 4 days, तो अभी भी यू स्टिल हैव लाइक 45 46 days। तो एटलीस्ट यू कैन रिवाइज पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 2 3 टाइम्स। उतना रिवीजन अगर हो जाता है और तुम यू आर एबल टू यू नो गो थ्रू ऑल दोस फैक्ट्स वंस अगेन 2 या 3 बार, क्योंकि काफी लोगों ने तो एटलीस्ट एक रिवीजन तो कर ही लिया होगा अभी तक। कितने कितने लोग जिन्होंने सिंगल रिवीजन कर लिया है अभी तक, ये बताओ। काफी लोगों ने कर लिया है, तो यू ऑल आर इन गुड पोजिशन। अब यहाँ से क्या तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए कि जितनी बार चीजों को देख लो, तो वो जो स्लो रिवीजन वाला टाइम है वो तो मैं 3 मंथ्स से बोल ही रहा हूँ कि करते रहो। अभी क्या कोशिश करना है कि नंबर ऑफ आइटरेशन ज्यादा कर लो सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे अब पॉलिटी में फॉर एग्जांपल लेते हो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 है, फिर 1935 वाला है और फिर वो बाद का है। तो बस ये कोशिश करो कि इनको देखते रहो बार बार, सो दैट यू कम टू नो कि अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। बस जो हाईलाइट मार्क किया हुआ पोर्शन है उसको देखते रहो। हर सब्जेक्ट के लिए ये काम करना है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी छूटा हुआ है तुम्हारा, जैसे कई लोगों का मे बी मिडिवल हिस्ट्री छूटा पड़ा होगा, अब उन सब चीजों की ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। कोशिश ये करना है कि जो पोर्शन तुम तैयार कर चुके हो उसको और सॉलिडिफाई करो अच्छे से, सो दैट उससे आने वाला कोई क्वेश्चन गलत ना हो। गॉट इट। और सब लोग एक कोशिश ये कर लो कि जैसे आज पेपर 2 का अटेम्प्ट सीक्वेंस डिस्कस किया है, पेपर 1 का मैंने पहले किया हुआ है, तुम लोग अपने लिए एक सेट स्ट्रेटजी बना लो कि रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 मुझे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। गॉट इट। और उससे स्टिक करना एग्जाम में। वहां पे आई डोंट वांट यू पीपल टू ओवर थिंक एंड स्पॉइल योर चांसेस। पेपर 1 देखा और फिर देन यू गो इनटू डीप थॉट कि अरे दिस इज मोर डिफिकल्ट देन द लास्ट ईयर्स पेपर, सो आई नीड टू स्कोर एटलीस्ट 125 बिकॉज उस साल तो कट ऑफ 115 गया था, तो ये वो इतना सीट्स हैं तो ये हो जाएगा। कुछ ओवर थिंक नहीं करना। यू हैव योर पेपर, यू हैव योर सीक्वेंस, तुम्हारे पास तुम्हारा एल्गोरिदम है, उससे स्टिक करना। तो सब लोग अपना अपना बना लो, राइट इट ऑन पेपर एंड उससे स्टिक करना एग्जाम में। बिकॉज जितना ज्यादा पैनिक लेवल होगा ना उतना ज्यादा यू नीड टू स्टिक विद योर प्लान। अगर पेपर इजी है, यू आर फाइंडिंग क्वेश्चंस टू इजी, तब तो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बट कई लोग ओवर थिंक करके अपने चांसेस स्पॉइल करते हैं, वो काम मत करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो डेली टास्किंग जो तुम्हारे लिए होना चाहिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो स्कोरिंग पोर्शंस हैं पेपर 1 में, साइंस, मैथ्स, इनको डेली टाइम दो। अभी से डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। मैथ्स का भी जैसे ग्रामर वाला जो मैंने तरीका होता है, ऐसी सेम अप्रोच मैथ्स का कर सकते हो। किसी का मैथ्स बचा हुआ है अभी तक, एप्टीट्यूड बचा हुआ है, पीवाईक्यू पिछले 10 साल के उठा लो, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो कि अच्छा ये लोग सर्कुलर परम्यूटेशन पे पूछते हैं, एलिगेशन पे पूछते हैं, लुक अप दैट सेम टॉपिक। अगर बुक रखी हुई है आर एस अग्रवाल वाली तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर उसको चैट जीपीटी या फिर गूगल सर्च करके समझ लो, तैयार कर लो एक बार, ठीक है। मैथ्स को टाइम दे लो, साइंस को टाइम दे लो, ग्रामर को टाइम दे लो, इनको तो डेली हाफ एन आवर देते रहना, ठीक है। इसके बाद एक अपना डेली का बना लो कि पेपर 1 का कोई एक सब्जेक्ट जल्दी जल्दी रिवाइज करो। तो पॉलिटी अगर है तो उसको कर लो, जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के अलग से टाइम रखो। कितने लोग हैं जो अपने खाली टाइम में पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट, ठीक है। देखो, और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने का भी तरीका ये रखो, देखो हल्के में मत लेना, मतलब डू नॉट टेक दी एक्सरसाइज लाइटली कि पीवाईक्यू देखा, अच्छा ये तो मुझे आता है, टिक कर दिया। स्पेंड सम टाइम विद द क्वेश्चन, क्योंकि रूम में वो सेम एग्जाम का कंडीशन क्रिएट कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कोई अच्छा क्वेश्चन आता है एंड यू जस्ट टिक इट एंड यू वेस्ट दैट क्वेश्चन, ऐसा काम मत करना। स्पेंड सम टाइम, देखो समझने की कोशिश करो कि ठीक है मे बी तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हो, सही सही ऑप्शन टिक कर दिया, बट क्या तुम्हें बाकी ऑप्शंस पे भी नॉलेज था कि वो कौन से ऑप्शंस थे। कई बार वो करेक्ट करके पूछता है, खुद इन्वर्स करके देखो कि अच्छा इफ इट वुड हैव बीन इनकरेक्ट
मतलब इफ यू वर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस इन दैट क्वेश्चन, वो क्या तुम वो काम कर पाते? वुड यू एबल टू डू दैट? ठीक है, जो भी पीवाईक्यूज अभी लगा रहे हो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उनके साथ, एंड एक प्रैक्टिस का तो एंगल है ही पीवाईक्यू का। यूज दोस पीवाईक्यूज टू बिल्ड योर नॉलेज एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछा जाता है कि कोई माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हुए हैं तुम्हें चार पांच, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मे बी तुम्हें यू डू नॉट हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन क्या सीक्वेंस था उनका, बट गिवन द फोर क्वेश्चंस तुम यू आर एबल टू डू दैट। तो इसके बाद जब तुम्हें रियलाइज हो गया कि ओके मुझे माउंटेन्स का सीक्वेंस याद नहीं था इवन दो आई गॉट द क्वेश्चन राइट, तो उसको रिवाइज कर लो, मैप में देख लो कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए था। गॉट इट? अगर तुमसे पूछा गया है कि ऑफ द फॉलोइंग फोर आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो तुम्हें दिख जाता कि अच्छा ये तो ये वाला आर्टिकल था, एंड यू आर एबल टू डू दैट। बट तुम्हें बाकी तीन ऑप्शंस पे क्लैरिटी नहीं थी कि ये कौन से आर्टिकल्स हैं, तो उन आर्टिकल्स को लुक देख लो एम लक्ष्मीकांत में। हर्ष भाई पूछना यार। सर मैंने एक कॉपी भेजी थी आपको, तो आपने बोला था कि डिस्कस लेना थी इसी में। हाँ तो ओके फाइन, मुझे याद है यार, लेकिन उसको स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे? जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई। बेसिकली इट डज नॉट मेक सेंस कि यार उसको ज़्यादा बताएं सबको, बट लेट मी जस्ट ट्राई इट वंस। बेसिकली हर्ष ने कॉपी भेजी थी, किसी कोचिंग की थी, एंड उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे उस कॉपी को, 12.5 मार्क्स दिए थे। तो हर्ष ये पूछा था कि सर हम ऐसा क्या करें कि हमें भी 12.5 मार्क्स मिल जाए ऐसे राइटिंग में। तो यार पहली बात तो ये कि आई डोंट नो कि क्या क्राइटेरिया यूज किया हुआ है कोचिंग ने, एंड दे आर गिविंग 12.5 मार्क्स नहीं मिलते हैं एग्जाम में, बिकॉज इफ यू गो बाय द लॉजिक की जो टॉपर है ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट। ठीक है, तो भी यार टॉपर इज नॉट गेटिंग 120 150 मार्क्स इन पेपर टू, उसको भी यार 100 नंबर ही मिल रहे हैं जो बहुत अच्छा करके आ रहा है, एंड द एवरेज गाय गेटिंग सेलेक्टेड इज ऑल्सो गेटिंग 90 मार्क्स। तो अपने दिमाग में इस चीज पे क्लैरिटी रखो कि पेपर टू में एक्सीलेंट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू बिलो एवरेज, सबसे पहली जरूरी बात तो ये है। तो इफ समवन, जो मैं ऐसे इवेल्युएट कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली 7 मार्क्स, 6.5, बहुत अच्छा किया तो मे बी 8 मार्क्स मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वॉट आई फील कि इतने ही मार्क्स मिलते होंगे। प्लस जो ऐसे हर्ष ने भेजा था उसमें क्या दिक्कत थी कि उसमें इतना अच्छा वो लिखा भी नहीं हुआ था ऐसे। ठीक है, तो अब आई डोंट नो कि क्यों इतना मार्क्स दिया है। इफ आई एम एबल टू डू इट तो आई विल शेयर द स्क्रीन एंड ट्राई करते हैं कि हो जाए। बायर्स तुम डिस्क्राइब करना, तुम्हें क्यों लगा कि दैट ऐसे वाज डिजर्विंग ऑफ 12.5 मार्क्स, बताओ। सर मुझे तो 12.5 मार्क्स का तो नहीं लग रहा था। जैसे आपने बोला कि फोर्जिंग लीडरशिप था, तो वो फोर्जिंग लीडरशिप वाले पार्ट को एड्रेस नहीं कर रहा था। और दूसरा, कंटेंट या डायमेंशन की भी मुझे थोड़ी कमी लगी, बट मेरे से अच्छा फ्लो था सर उसका। तो मैं उसमें कंफ्यूज था कि सर फ्लो के सबसे ज्यादा नंबर है, कंटेंट के सबसे ज्यादा नंबर है, कि डेटा डायमेंशन के सबसे ज्यादा नंबर है। तो उसका जो एक सही बैलेंस होता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान दूं, कंटेंट उतना ना देखूं, तो वो एक चीज थी सर। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने अभी शेयर कर दिया है ग्रुप में, आई थिंक आ जाना चाहिए। देखो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो थ्रू दैट ऐसे। और जो हमारे पैरामीटर्स हैं ऐसे इवैल्यूएशन के, जो मैं हमेशा बताता हूँ, तो व्हाट आई से इज कि देखो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। भाई सब लोग ओपन कर लेना अपने अपने डिवाइसेस पे। ठीक है, तो वील जस्ट डिस्कस दिस ऐसे इन शॉर्ट, फोर्जिंग लीडरशिप विद इंडियाज यूथ फॉरवर्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका बताया हुआ है ऐसे को, तो देखो या तो तुम डेटा या कोड या बैकग्राउंड कुछ इस तरह से कर सकते हो।
तो एक तरीका तो ये है कि तुम लिख दो कि भाई अब यूथ पे ऐसे है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को मेंशन कर सकते हो, कितने जो पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ इंडिया है विच वी क्लासीफाई एज यूथ, उसको लिख सकते हो। और यू कैन राइट अ कोट। तो कोट लिखा है जो ठीक है, इसके आगे एक हाइपोथेटिकल सी स्टोरी लिखी है, ठीक है। अब इस स्टोरी को पढ़ोगे व्हाट यू विल रियलाइज इज कि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ऐसे में, ना तो कोई अच्छा नॉलेज दिख रहा है तुम्हारा, ना कोई एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। और दैट टू जो ऐसे का टॉपिक है दैट इज लीडरशिप। तो पॉइंट क्या है, ऐसे व्हाट ऐसे इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि तुम राइट समथिंग विच विल जस्टिफाई कि इंडिया यूथ एंड लीडरशिप को कनेक्ट करना है तुम्हें। तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। और जब तुम इसको पढ़ना भी शुरू करोगे तो व्हाट यू विल रियलाइज इज कि जो पूरा ऐसे लिखा हुआ है इसमें लीडरशिप के बारे में इतना बात नहीं किया है, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर लीडरशिप को डिफाइन करना होगा तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, कौन बताएगा? भाई समवन डिफाइन लीडरशिप, क्या होती है लीडरशिप? सब लोग लीडर ही बनने वाले हो आगे एग्जाम क्लियर करके, तो बताओ। आनंद भाई तुम बताओ, इसके बाद सूरज बताएगा। सूरज सर्च कर लो तब तक गूगल पे जल्दी से, व्हाट इज लीडरशिप, ठीक है। आनंद भाई बताओ व्हाट इज लीडरशिप। Sir, it is the ability. Sir, it is the ability to inspire someone to give to give influence on a large level, and sir मतलब मोटिवेट कर सके एज ए इंडिविजुअल और ग्रुप को। और ठीक है, गुड एनफ, यू हैव अ फेयर आइडिया। सूरज भाई तुम बताओ व्हाट इज लीडरशिप। The same ability to make influence or guide someone. हाँ ठीक है। देखो, लीडरशिप बहुत कॉमन कंसेप्ट है लेकिन इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो समवन हु हैज अ फेयर आइडिया व्हाट इज लीडरशिप कैन आल्सो इंट्रोड्यूस हिज ऐसे विद द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप बेसिकली क्या होता है, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट्स करवाने हैं तुम्हें उनसे, दिस इज लीडरशिप, ठीक है। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज लीडरशिप, यही है डेफिनेशन लीडरशिप की। अब बहुत ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन दी है मैंने, इफ समवन हैज दैट फेयर आइडिया तो तुम उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट ऐसे को जब लिख रहे हो इसको कि लीडरशिप इन इंडियाज यूथ, तो तुम्हें अब जहां जहां लीडरशिप के अरीना है उसको आइडेंटिफाई करके यूथ को आइडेंटिफाई, लीडरशिप कहाँ कहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, गवर्नमेंट सेक्टर में दिख जाएगा, पॉलिटिक्स में दिख जाएगा, इंडस्ट्री में दिख जाएगा, स्टार्टअप्स वगैरह में दिख जाएगा। इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हाउ इंडियाज यूथ इज लीडिंग, ये चीज लिखनी है तुम्हें, उसी के ऊपर पूरा ऐसे है। तो जनरली यही करोगे कि इंट्रोडक्शन में समथिंग लीडरशिप एंड यूथ, देन यू कैन आइडेंटिफाई अ फ्यू एरियाज जहाँ जहाँ पे यूथ लीडरशिप दे रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके राइट 3-4 पैराग्राफ, लास्टली में मेंशन सम चैलेंजेस और उसको खत्म कर सकते हो। अब लीडरशिप के एरियाज तो मैंने बता दिए, चैलेंजेस क्या क्या है भाई, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लॉ मतलब पॉसिटी ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडिया में जॉब जनरेशन है बट एफिशिएंसी नहीं है जॉब्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन करके खत्म कर सकते हो। तो यही है, बट उस ऐसे को पढ़ लेना जो लिखा है, उसमें इतना कुछ बात नहीं की हुई है। तो पॉइंट इज कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समवन हु हैज टेकन गाइडेंस फ्रॉम मी और जिसके मैंने एसेज वगैरह चेक किए हैं, तो किसी भी एवरेज कोचिंग या फिर किसी एवरेज कैंडिडेट से तो यू आर इन अ बेटर पोजिशन। कोशिश बस ये करनी है, हाँ, एंड ऑब्वियसली लो फीमेल पार्टिसिपेशन हायर लेवल्स, और कोशिश ये करनी कि जब भी यूथ की बात है ना तो पर्टिकुलरली यू शुड टॉक अबाउट जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए हमेशा एक पैराग्राफ लिख देना। तो उसमें वुमेन की बात आ जाएगी, जो यूथ पुअर बैकग्राउंड से हैं, हु आर फ्रॉम पुअर एरियाज, उन सब का लिख देना, ठीक है। और ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस वगैरह का लिख देना क्योंकि वहां पे भी ओपन अप हो चुका है पूरा। तो माय पॉइंट वाज कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबका प्रायोरिटी होना चाहिए रिवीजन पे, कि जितना रिवीजन कर सको और जो तुमने खुद अपने एसेस लिखे हैं उनको देख लेना। और जितना भी टाइम बचा है ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी गैप्स हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई करो और उसको क्लोज करते जाओ, ठीक है।
तो अगले 1.5 मंथ्स के लिए तो यही ब्लूप्रिंट होना चाहिए तुम्हारा भाई, कि डेली जो मैंने बताया साइंस मैथ्स कुछ टाइम दे दो, उसके अलावा करंट अफेयर्स प्लस ये जनरल स्टडीज को रिवाइज करते रहो। पेपर टू का प्रैक्टिस जितना मैं करवा रहा हूँ आई थिंक दैट इज सफिशियंट। खुद से बस ये कर लेना कि जो क्वेश्चंस हमने इतने प्रैक्टिस नहीं किए, फॉर एग्जांपल प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, इनका एग्जांपल्स मैंने प्रैक्टिस करवा दिया था, तुम लोग खुद अपने टाइम में पीवाईक्यूज लगा लेना इनके, बिकॉज रिपोर्ट का बहुत प्रैक्टिस किया है, आर्ग्यूमेंट का ऐसे का सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुका है। जितना वीकली प्रैक्टिस है मैं दूंगा उतना और करते रहोगे तो कवर हो जाएगा पूरा। बट कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड प्रेसी राइटिंग थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, जस्ट 2-3 more years विल डू। जैसे 2 साल का हमने लगाया था, तुम लोग खुद से हर वीक में एक प्रेसी, एक कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर को करते रहोगे तो आई थिंक 3 more practices विल डू इट। उसमें तुम्हें टेक्निक भी समझ में आ जाएगी एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो दैट विल राउंड अप योर प्रिपरेशन फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। और किसी को कोई सवाल पूछना है यार तो अभी पूछ लो रिगार्डिंग एनीथिंग। यस आनंद भाई बताओ। सर एक डाउट था कि मैंने हम्म, सर अपने फ्रेंड को अपनी कॉपी चेक करवाई थी। एक्चुअली सर वो हाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है। तो जब उसने ठीक मेरा है। ऐसे देखा था तो उसने मुझे बोला था कि भाई आपको फ्लो चार्ट भी बनाना चाहिए। तो मैंने उसे बोला भाई 3 पेजेस में मैं फ्लो चार्ट कहाँ, मतलब 300 वर्ड्स तो लिखने होते तो इतना स्पेस नहीं बचेगा। बट स्टिल हाँ उसने मुझे बोला कि भाई थोड़ा तो मतलब करके बनाओ ताकि मतलब अच्छा लगे और रिप्रेजेंटेशन एक अच्छा एक मतलब निकल के। भाई देखो, सिविल सर्विसेज का जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो अलग है, ठीक है, और इसका सीएपीएफ का आंसर राइटिंग का फॉर्मेट अलग है। तो बी वेरी श्योर, बिकॉज तुम्हें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना ही है, लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन पेपर में क्लियरली। तो ऐसा डोंट, नो नीड टू टेक सच एडवाइसेस फ्रॉम एनीवन। जो मैंने बताया है कि भाई तुम बस पैराग्राफ फॉर्म में टेक्स्ट लिखो अच्छा, उसी को अंडरलाइन करो, ट्राई टू मेक इट स्टैंड आउट, ठीक है। यस हर्ष सर। कह रहा है सीएपीएफ के टॉपिक सीएसई जैसे आते हैं बट लिखना ऐसे होता है, एग्जैक्टली ऐसे राइटिंग है यार, ऐसे राइटिंग में क्यों फ्लो चार्ट ही वो बनाना है। अब इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान में अगर ऐसे राइटिंग आ जाए तो उसमें मैप थोड़ी बनाने लग जाओगे, नॉट नीडेड, ठीक है, जरूरत नहीं है। और भाई सच बता रहा हूँ, तुम फ्लो चार्ट बना के लेटेस्ट अज्यूम तुम्हें 1 नंबर मिल भी जाता है, तो इज दैट ऑल दैट एफर्ट वर्थ इट कि तुम 1 नंबर के लिए अपना इतना टाइम लगा के फ्लो चार्ट वगैरह बनाओगे। जनरली सिविल सर्विसेज में लोग ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें लिखना बहुत होता है एंड यू हैव टू कन्वे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी लेस टाइम। तो पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट कि भाई ठीक है लिखने से अच्छा तो हम फ्लो चार्ट बना देते हैं। वो काम यहाँ मत करने लगना, जरूरत ही नहीं है उस काम की, ठीक है। ओके सर। हम्म, और पूछो भाई किसी का कोई डाउट है। बट उसने तुम्हें ऐसे के बारे में क्या बोला ये तो बताओ, फ्लो चार्ट तो बना लोगे तुम, व्हाट डिड ही हैव टू से अबाउट योर ऐसे राइटिंग। उसने बोला ऐसे मतलब काफी अच्छा लिखा है, नॉलेजफुल तो काफी बस अच्छा हो लिखा गया, फ्लो चार्ट भूल जाओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। और किसी को ऐसे कोई आइडिया है तो बताओ अभी। एंड वन मोर पॉइंट देखो, कई लोग अपने ऐसे को अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट वगैरह करते हैं, तो कोशिश ये करना एग्जाम में इन द फर्स्ट गो मत करना ये काम। मतलब डू नॉट अंडरलाइन योर ऐसे एज यू आर राइटिंग द ऐसे, एक बार पूरा पेपर फिनिश कर लेना, फिर लास्ट में अगर इफ यू हैव सम टाइम लेफ्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स, तब अपने ऐसे और आर्ग्यूमेंट्स में अंडरलाइनिंग स्टार्ट करना। वरना ऐसा ना हो कि अंडरलाइन करने के चक्कर में तुम्हारा कंटेंट ही छूट गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक इट अ पॉइंट कि पहली बार में अंडरलाइन मत करने लग जाना, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद टाइम बच रहा है देन गो ऑन अंडरलाइन करना, अपने एरर्स चेक कर लेना, जहां जहां तुम्हें मिस्टेक्स लग रही हैं स्पेलिंग मिस्टेक उनको काट के सही वर्ड लिख देना, तब ये काम करना है, बीच में मत करने लग जाना, ठीक है। और कोई पॉइंट किसी का कोई डाउट। अच्छा मुझे ये बताओ, हाउ मेनी पीपल फील कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है एंड आई हैव गुड चांसेस, कितने लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस है अभी, रेजा हैंड भाई कोई तो कर दो। हर्ष को लगता है उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, रितु को लगता है, भाई क्यों नहीं लग रहा तुम लोग को यार, क्या दिक्कत आ रही है। ओनली 2 people हैव रेज्ड हैंड्स। देखो भाई बात सीधी सी है, इफ यू आर फीलिंग कि तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, भाई आनंद बताओ तुमने हैंड रेज नहीं किया, क्या रीजन है तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है।
नहीं सर, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ ही है, बट वो ऑब्वियस तो फीलिंग वो होती है सब में। तो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन सीधा सा है कि डू यू फील दैट यू हैव गुड चांसेस और डोंट यू फील यू हैव गुड चांसेस? यही तो क्वेश्चन है। यस सर, आई फील आई हैव गुड चांसेस। तो यू शुड हैव रेज्ड योर हैंड। तो ओके, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर अटेम्प्ट? ये बताओ मुझे कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। अभी कई लोग हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो सर सवाल पूछ लेंगे, तो क्यों सीधे हैंड रेस करके बच जाओ चंगुल से, क्यों आंसर देना पड़ेगा? ठीक है, सूरज भाई तुम बताओ, व्हाट डू यू फील आर द एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव अभी? सर what I'm feeling कि सर mock टेस्ट में वो नहीं हो रहा समझा। लाइक आई अटेम्प्टेड विजन क्वेश्चन सर, विजन आईएएस का सर, सिविल सर्विस हम्म। उतना अच्छा नहीं आ रहा सर, आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट। और सीडीएस और सर सीएपीएफ को तो हो रहा है, मगर सिविल सर्विस का बहुत डिफिकल्ट है। भाई देखो, और सर अभी तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तुम्हें अगर सीएससी के मॉक्स दे रहे हो तो दे आर गुड, बट तुम्हें अब देखो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है सभी का। तो तुम्हारा कोशिश होना चाहिए कि सीएपीएफ के पीवाईक्यूज एंड मॉक्स तो चलो लगा लोगे, इफ यू आर डूइंग वेल ऑन देम तब तुम सीएससी को एम कर सकते हो, तब ये करना है। बट उसमें अगर बहुत अच्छा नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो जो डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए दैट इज अप टू सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, वो एक बेंचमार्क है। अगर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज तुमसे हो जाते हैं कंफर्टेबली तो इट इज गुड इनफ, ठीक है? क्योंकि कोचिंग के मॉक्स का यार बहुत सारा, दे हैव अ लॉट ऑफ पर्पस फॉर दैट, वो अपना उनको पब्लिसिटी भी करना होता है, दिखाना भी होता है कि भाई हमारे क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा उस पर नहीं सोचना है। बट नेवरदलेस उनको अटेम्प्ट तो करते रहना। और यू पीपल कैन शेयर ऑल्सो, वो जो रिसोर्सेज ग्रुप है, इफ समवन हैज एक्सेस टू सम मॉक्स या कुछ भी तो उसमें शेयर कर दिया करो, सो दैट बाकी लोग भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? रितु तुम बताओ, व्हाट आर द एरियाज यू फील यू कैन इम्प्रूव योर प्रिपरेशन इन? सर ऐसे में कंटेंट इनरिचमेंट के लिए कर सकते हो, क्योंकि कीवर्ड्स वगैरह जो रिवाइज मतलब अभी कर रही हूँ, पर जब लिखने जाती हूँ तो वो याद नहीं आते हैं, पर एज ए नोट तो मैंने बना रखे हैं उनके। तो सर, हम्म। और मैथ्स में पेपर 1 में मैथ्स और साइंस अभी कर रही हूँ सर। बाकी कोर सब्जेक्ट तो अभी नहीं टच कर रही हूँ, क्योंकि वो तो एक क्यों बार नहीं कर अच्छे रहे हो से भाई? कर ली। करते रहो। देखो सर मैं इसी फिर बता रहा हूँ यार, देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोशिश ये मत करो कि तुम अपना एक्सपेंस ज्यादा बढ़ा रहे हो कि हर चीज मुझे देखनी है। सिलेक्शन, हाँ, आनंद आनंद वाला पॉइंट डिस्कस करता हूँ मैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन होता है ना दैट हैपेंस समवेयर अराउंड 50% प्लस मार्क्स, ठीक है? कट ऑफ तो 50% से भी नीचे ही जाता है। तो हमेशा अपने दिमाग में ये रखो कि जरूरी ये नहीं कि तुमने 100% चीजें कवर की हुई हैं, बट इफ यू आर एबल टू कवर 70-75% थिंग्स विद एटलीस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग में 90% एक्यूरेसी, 90% एफर्ट, तो वो सफिशियंट होता है प्रिपरेशन के लिए। मतलब सिलेक्शन तुम्हारा यहाँ नहीं रुकता है कि वो चीज जो तुम्हें नहीं पता थी उसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया। सिलेक्शन रुकता है बिकॉज जो तुम्हें लगता था मुझे आता है बट वो अच्छे से नहीं आता था, उस पर सिलेक्शन रुकता है। तो कोशिश यही करनी है कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड पोर्शन है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स एंड वॉट, उसको बार बार ग्रो थ्रू करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि जितने बार रीडिंग दोगे ना, समथिंग न्यू यू विल फाइंड, कुछ ना कुछ तुम्हें नया हर रीडिंग में मिलता रहेगा कि अरे यार लास्ट ईयर मैंने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया था बट ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश ये करो कि जो तुम्हारा कोर पोर्शन है उसको तो रिवाइज करते ही रहो, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। एंड रिविजन का इससे अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी जो हमने पहले सोचा था कि 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स करेंगे, तो अब तो उसका हाफ टाइम ही बचा है। तो कोशिश यही करना है कि जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको फिर से और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। उसके बावजूद मतलब कि जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे आते ही तो मैं कर लूंगी, उसको और रिवाइज करो, ठीक है? ये कोशिश करनी है। आनंद भाई तुम बताओ क्या कह रहे थे, कमेंट में तुमने कुछ भेजा था मैसेज में, बताओ। नहीं सर, मैं बस वो बता रहा था कि जैसे कि सूरज ने बताया कि मतलब विजन आईएएस में तो काफ़ी मतलब लो फील कर रहा हो,
बट वो करेगा ही, क्योंकि सर उसमें काफ़ी क्वेश्चंस तो साइंस एंड टेक से पूछता है, जबकि सीएपीएफ में तो मतलब नॉर्मल बेसिक साइंस पूछता है वो सर। हाँ, और ऑब्वियसली यार देखो, जो साइंस एंड टेक के लिए जरूरी क्या है कि तुम 9th 10th का अच्छे से तैयार करना, 11th 12th का सिलेक्टेड पोर्शन, प्लस जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, इसमें से तो तुम्हारा साइंस पूरा ही निकल जाएगा, सीएपीएफ का इजीली हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, गिवन दैट कि यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो गए यार, ये डिफ्रैक्शन क्या होता था, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए यही भूल गए कि डेंसर से एयर जाता है या एयर से डेंसर जाता है। ठीक है, तो इन चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है। साइंस अच्छा पोर्शन है, अच्छा स्कोर कर लोगे। एंड जो जनरल स्टडीज है उसमें वही बता रहा हूँ यार कि जो तुम्हारा कोर पोर्शन है, डू नॉट गो रॉन्ग इन दैट। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हर्ष भाई तुम बताओ। सर एक मैंने टेस्ट दिया था पॉलिटी के, 3 4 टेस्ट दिए थे, फोरम आईएएस के थे सर। तो उसमें कुछ ऑप्शन पॉलिटी के मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे सेट किए ओनली 1 ओनली 2, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि 2 3 2 1 3 1 करके सर। तो मेरे सर 100 में से 40 45 के ऊपर चारों टेस्ट में नहीं आए, और जितने भी गलत होते हैं सर वो वही गलत होते हैं कि अगर मैंने 2 3 मारा है तो 2 ओनली सही होता है, और 2 सही मारा है तो 2 3 सही होता है। जितने भी गलत होते हैं सर सारे होते हैं ऑप्शन, ओनली 1 ओनली 2 भी सही आता है, बाकी मैच ऑफ द फॉलोइंग भी सही आता है। बट ये प्रॉब्लम है कि 2 3 में 2 और 2 में 2 3 हो जाता है। तो मैं 45 के ऊपर उस टेस्ट में तो नहीं गया था, 4 टेस्ट तो मार दिए मैंने। यार बिकॉज उसका रीजन क्या है ना यार, वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। देखो दो चीजें हैं, या तो तुम्हारी प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो बस रिवाइज और करो, और जहां पे भी ऑप्शन तुम्हें लग रहा है सारे ऑप्शंस पे क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, अनेबल टू यूज एलिमिनेशन मेथड। देखो यार, एलिमिनेशन मेथड भी सब में नहीं लगाना है। जैसे मैं बताता था ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे तुम एटलीस्ट 50-50 तक रिड्यूस कर लेते हो। एक बार 50-50 तक आ गए, उसके बाद जो करना है करो। बट ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो जिसमें तुम्हें कोई क्लैरिटी ही नहीं है जबरदस्ती से। ठीक है, वो जरूरी है। और भाई देखो, अब किस किस कोचिंग का कौन सा मॉक जरूरी है तुम उसको नहीं पता, चाहो तो यार पेपर शेयर कर देना रिसोर्सेज वाले ग्रुप में, वहां पे हम लोग दे सकते हैं कि किस क्वेश्चंस की कहाँ पे बात कर लो। तो पॉइंट यही है यार कि देखो सारे क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्टी के नहीं आएंगे सीएपीएफ में। वहां पे your unmaking will not be your lack of practice, lack of preparation। वहां पे कितने कूल हेड के साथ तुम क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, करेक्ट को करेक्ट ही पढ़ रहे हो, इनकरेक्ट नहीं कर रहे हो, वो जरूरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था हमारे ग्रुप के लोग, उनसे पूछना कि वो इस चक्कर में गलत करके आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बस पहले ही पढ़ के करेक्ट मार दिया उन्होंने, देखा ही नहीं कि आगे 1 2 भी है, इस टाइप से भी दिया हुआ है। तो पेशेंस के साथ करो काम को, और ये कोशिश मत रखो कि मैं 100 में 100 ले आऊंगा। 70, अगर 60 70 50% आ रहे तो उतना ही हो जाएगा यार। ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है, सभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यार अभी देखो ऐसा करते हैं, लास्ट वीक तो मैं कुछ इसलिए नहीं कर पाया था भाई, दिल्ली में बहुत गर्मी थी और मुझे हीट स्ट्रोक भी हो गया था, तो बहुत परेशान रहा मैं लास्ट वीक। तो मतलब लगा तो खत्म ही हो जाएगा सब, लेकिन ठीक है चलो, इस वीक थोड़ा सही है। तो अभी कोशिश क्या करनी है, तुम लोग यार रिवीजन करते रहो अपना। पेपर 2 का मैं वीकली प्रैक्टिस देता हूँ, वो कर लेना। एंड कॉम्प्रीहेंशन प्लस प्रेसी का 3 3 प्रैक्टिस और खुद से कर लो अपने खाली टाइम में, बस पीवाईक्यू कर लेना। एंड मे बी वी कैन डिस्कस इट, जो मुझे जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि अप्रोच सबको पता है किस किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, वो काम हो गया। अब जो बचता है पेपर 1 के कुछ मॉक्स प्लस पेपर 2 के जो वीकली प्रैक्टिस प्लस मॉक्स हैं, हर वीक कुछ ना कुछ करते रहेंगे इन चीजों में। तो बस अपना पूरा फोकस इस पे रखो कि जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहो बार बार। करंट अफेयर्स अगर किसी का कुछ बीच में छूटा हो उसको कवर कर लो, मंथली जो भी पढ़े थे मैगजीन उसको कवर कर लो, और बस रिवीजन करते रहो। ठीक है, तो तैयारी हो जाएगी बढ़िया से। और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो देखो पैनिक मत करो भाई, बेटर पोजीशन, जो लोग भी अभी वीसी में आ रहे हैं दे आर सीरियस, दैट इज व्हाई यू आर अटेंडिंग द वीसीज। तो बस कोशिश ये करनी, जो करते आ रहे हो गेट थिंग्स राइट, एंड रेगुलर रहना अगला जो 6 वीक्स का टाइम है, 6 7 वीक्स का। ठीक है, तो टेक केयर एंड अगले टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।